नमस्कार। दूरदर्शन मध्य प्रदेश के समाचार बुलेटिन नया सवेरा में आप सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। मैं हूं श्रेयस द्विवेदी। बुलेटिन में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि आज 8 जनवरी का दिन किस महीने में खास है। आज महान वैज्ञानिक स्टीफन विलियम हॉकिंग का जन्मदिन है। स्टीफन का जन्म 8 जनवरी को इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड में हुआ था। बचपन में मेधावी स्टीफन ने सोच लिया था कि वह अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनना चाहते थे। उन्होंने 20 वर्ष की आयु में कैम्ब्रिज कॉस्मोलॉजी विषय को शोध के लिए चुना और इस विषय पर पीएचडी भी की। स्टीफन ने दुनिया को अपने कई शोधों से बार बार चौंकाया। वह इतने हिम्मती थे कि डॉक्टरों द्वारा उनकी जिंदगी के 2 साल बताए जाने के बाद भी उन्होंने अपनी मौत को कई बार धोखा दिया और 76 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़कर चले गए। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत महान वैज्ञानिक स्टीफन विलियम हॉकिंग के विचार से ही करते हैं। जिंदगी चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, व्यक्ति के पास कुछ न कुछ करने की गुंजाइश हमेशा रहती है। और आइए अब देखते हैं मुख्य समाचार। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के सर्वांगीण विकास और जन कल्याण के महत्वपूर्ण निर्णयों पर लगी मुहर। स्वामी विवेकानंद जयंती पर प्रदेश में युवा शक्ति मिशन किया जाएगा प्रारंभ। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने सिंहस्थ 2028 के लिए गठित मंत्रिमंडलीय समिति के लिए बैठक। सिंहस्थ की तैयारियों और विकास कार्यों पर चर्चा कर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने भोपाल में प्रेस वार्ता को किया संबोधित। विभाग की पार्थ योजना के शुभारंभ सहित विभिन्न कार्यक्रमों की दी जानकारी। कटनी जिले के राखी पुरैनी गांव में जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से पहुंच रहा है जल। दशकों से पानी की समस्या झेल रहे ग्रामीणों का जीवन हुआ आसान, महिलाओं ने जताई खुशी। और उत्तर भारत से आ रही सर्द हवाओं से प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर जारी। शिवपुरी जिले में वैज्ञानिकों ने फसलों को पाले से बचाने के लिए किसानों को दी आवश्यक सलाह। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को राज्य मंत्रिपरिषद की अहम बैठक हुई। नववर्ष 2025 की पहली कैबिनेट बैठक में प्रदेश के सर्वांगीण विकास और जन कल्याण हेतु अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी दी और बताया कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्वामी विवेकानंद जयंती पर प्रदेश में स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन प्रारंभ किया जा रहा है। इसका उद्देश्य युवाओं का सर्वांगीण विकास करना है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि मध्य प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बीच हम एक अनुबंध कर रहे हैं। यह अनुबंध किसान की आमदनी बढ़ाने का बहुत बड़ा उपक्रम साबित होगा। भोपाल की यूनियन कार्बाइड के कचरे के निष्पादन को लेकर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कोर्ट ने 6 हफ्ते का समय दिया है। इस दौरान सामाजिक लोगों और बुद्धिजीवियों से चर्चा की जाएगी। ध्येय वाक्य रहता है ज्ञान पर ध्यान, और ज्ञान से उनका तात्पर्य गरीब, युवा, अन्नदाता, किसान और नारी शक्ति। तो ये ज्ञान से ध्यान पे हमारी सरकार ने शुरुआत प्रारंभ कर दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हम युवाओं को एक नई दिशा, उनके कौशल का सही उपयोग, उनकी आर्थिक स्थिति सही हो, उनको गुणवत्ता वाली शिक्षा मिले, अच्छा स्किल डेवलपमेंट हो, इस दिशा में एक समेकित तकनीकी शिक्षा विभाग, कौशल और रोजगार विभाग तथा युवा खेल कल्याण विभाग, तीनों विभाग मिलकर और स्वामी विवेकानंद जयंती पर स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन प्रारंभ करने वाले हैं। इसका उद्देश्य होगा युवा का सर्वांगीण विकास। शिक्षा के क्षेत्र में भी युवा आगे बढ़े, कौशल के क्षेत्र में भी युवा आगे बढ़े और वो रोजगार से कैसे जल्दी से जल्दी जुड़े। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का मिशन है नई शिक्षा नीति के माध्यम से कि शिक्षा रोजगार देने वाली हो और हमारा युवा भी रोजगार देने वाला बने। तो इसी को ध्यान में रखते हुए स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन प्रारंभ करने वाले हम 12 तारीख को।
एक और आज महत्वपूर्ण निर्णय लिया, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि किसानों की आय दुगनी करना। तो किसानों से संबंधित जितने भी उपक्रम है, चाहे वो दूध उत्पादन का हो, चाहे मछली उत्पादन का हो, इन सब को हम कैसे वृद्धि कर सके, एक बहुत ही क्रांतिकारी निर्णय मध्य प्रदेश की सरकार ने लिया है। मध्य प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, इसके बीच में एक अनुबंध हम कर रहे हैं और सारी दूध के उत्पादन, दूध का परिवहन, दूध का चिलिंग, दूध की प्रोसेसिंग, दूध की पैकिंग और मार्केटिंग, ये सब अभी किसान करता है। अभी हमारे यहाँ दूध डेयरी भी है और निश्चित रूप से जिस क्षमता के साथ चलना चाहिए उस क्षमता के साथ नहीं चल पा रही है। हम फोकस करेंगे इसमें प्रोफेशनल लोगों को भी जोड़कर, कैसे हमारा सांची ब्रांड है वह सारे देश में अपनी पहचान बना सके। इसके लिए हम लोग बहुत डेडिकेटेड रूप से काम करेंगे, क्योंकि यह किसान की आमदनी बढ़ाने का एक बहुत बड़ा उपक्रम हो सकता है। साथ ही युवा लोगों को रोजगार सृजन करने का भी एक बहुत बड़ा अवसर हो सकता है। तो इसमें हम कलेक्शन सेंटर की क्षमता बढ़ाएंगे, कलेक्शन सेंटर की संख्या बढ़ाएंगे, जो पशुधन है वो ठीक नस्ल के किसान खरीदे। किसान को खरीदने के लिए कोऑपरेटिव सेक्टर के माध्यम से हम लोन दिलवाएंगे। प्रत्येक गांव के अंदर हमारे केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा है कि हर गांव के अंदर एक सहकारी समिति होना चाहिए। हमारे यहाँ 53,000 गांव है, सब में सहकारिता समिति बने, जिसमें दूध उत्पादन सहकारी समिति भी बने। तो हर गांव के अंदर दूध का उत्पादन हो, अच्छी नस्ल के जानवर पहुंचे, उन जानवरों को खरीदने के लिए कोऑपरेटिव सेक्टर से लोन मिले, उनका दूध समय पर खरीदा जाए, उस स्थान पर जो चिलिंग प्लांट हो वह परिवहन करके प्रोसेसिंग के स्थान पर ले जाएं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंगलवार को मंत्रालय में सिंहस्थ 2028 के लिए गठित मंत्रिमंडलीय समिति के साथ बैठक की। साथ ही सभी संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों से सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के संबंध में चल रहे विकास कार्यों के संबंध में विस्तृत चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई द्वारा विकसित भारत पोल पोर्टल लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य देश में इंटरपोल के समान एक व्यवस्था स्थापित करना है। भारत पोल पोर्टल में अपराधों के लिए वंचित भगोड़ों के खिलाफ रेड और अन्य रंग कोडित नोटिस जारी करने के अनुरोधों की सुविधा प्रदान करता है। इससे वास्तविक समय में सूचनाओं का आदान प्रदान होगा। यह पोर्टल सीबीआई के अधीन काम करेगा। कार्यक्रम के दौरान अमित शाह ने 35 सीबीआई अधिकारियों को पुलिस पदक भी प्रदान किए। सीबीआई मगर भारत पोल की संरचना होने के साथ भारत की हर एजेंसी, हर राज्य की पुलिस अपने आप को बहुत सरलता के साथ इंटरपोल के साथ कनेक्ट कर पाएगी और सीधा गति अपने इन्वेस्टिगेशन को देने में उनको बहुत सहायता होगी। गृहमंत्री ने कहा कि भारत पोल पोर्टल 5 मॉड्यूल पर कार्य करेगा, जो हमारी एजेंसी को अपराध नियंत्रण में और सहायता प्रदान करेगा। मित्रों, हम सब जानते हैं कि हम अमृत काल में जी रहे हैं। आजादी के 75 साल से आजादी के 100 साल के कालखंड को न केवल हमारे प्रधानमंत्री जी ने अमृत काल के रूप में वर्णित किया है, अब देश की 140 करोड़ की जनता ने स्पिरिट के साथ इस कालखंड को अमृत काल के रूप में स्वीकार भी किया है। और हमने तय किया है, एक सामूहिक संकल्प इस देश की 140 करोड़ की जनता ने लिया है कि जब आजादी की शताब्दी मनाई जाएगी, 2047 में जब देश आजाद हुए 100 साल हो जाएंगे, हर क्षेत्र में भारत विश्व में सर्वप्रथम होगा और हम हर क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व कर रहे होंगे। भारत पोल के 5 प्रमुख मॉड्यूल कनेक्ट, इंटरपोल नोटिस, रेफरेंसेस, ब्रॉडकास्ट और रिसोर्सेस, ये पांचों मॉड्यूल
हमारी सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों को एकल मंच पर सहायता करने का एक सुंदर टेक्निकल मंच ये भारत पोल है। ये पोर्टल बहुत डिटेल एक्सरसाइज कर बनाया गया है। मैं मानता हूं कि रियल टाइम इंटरफेस इसकी जो विशेषता है वो पोर्टल अपराध नियंत्रण के लिए हमारे एजेंसियों के लिए सीधा और प्रभावी संवाद सुनिश्चित करेगी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को किसानों से संवाद के अपने नियमित कार्यक्रम के अंतर्गत दिल्ली में राज्य के किसान संगठनों, किसान प्रतिनिधियों और बड़ी संख्या में आए किसान भाई बहनों से चर्चा की। इस दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि दिल्ली के किसानों से मिलने व चर्चा करने का अवसर मिला। किसानों ने कृषि मंत्री को अनेक गंभीर समस्याएं बताईं। कृषि मंत्री ने कहा कि राजधानी दिल्ली में किसान परेशान हो रहे हैं। मैं दिल्ली के किसानों के हितों के लिए पूरी ताकत लगाऊंगा, किसानों का अधिकार दिलाकर रहूंगा। किसानों द्वारा बताए जाने पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बात पर दुख जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के किसानों के लिए लागू अनेकानेक योजनाओं के लाभ दिल्ली राज्य सरकार के अंतर्गत किसानों को नहीं मिल पा रहे हैं। मैं ये बात कह रहा हूं, केवल इसका जवाब दो ना आप, और जवाब भी मत दो, ये करो बहन कि जो भारत सरकार की किसान कल्याण की योजनाएं हैं उनको आप दिल्ली के किसानों के लिए लागू करो। आप प्रस्ताव भेजो, ये पैसा ले जाओ और किसानों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाओ। अब इसमें अगर मैं ये कहता हूं और आप मुझे कहीं दाऊद कहती हो, कहीं गाली देती हो, तो इसका कोई औचित्य नहीं है। मैं तो फिर प्रार्थना करता हूं कि मुझे गाली दो, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन किसानों को योजनाओं का लाभ दे दो बहन। प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने भोपाल में प्रेस वार्ता को संबोधित किया और बताया कि 8 जनवरी को खेल एवं युवा कल्याण की पार्थ योजना का शुभारंभ होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बुधवार को पार्थ योजना का शुभारंभ करेंगे। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के युवाओं को भारतीय सेना, पुलिस और पैरा मिलिट्री आदि में रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु भर्ती से पूर्व प्रशिक्षण दिया जाएगा। राष्ट्रीय युवा उत्सव के अंतर्गत प्रथम चरण में माय भारत पोर्टल के माध्यम से विकसित भारत यंग लीडर प्रोग्राम अंतर्गत देश भर में आयोजित डिजिटल क्विज में सहभागिता करने में मध्य प्रदेश नंबर 1 रहा। विकसित भारत 2047 की थीम को लेकर दिल्ली में 28वां राष्ट्रीय युवा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस उत्सव में के लिए विभिन्न चरणों में पूरे प्रदेश के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तो युवा कल्याण के लिए हमने अलग अलग स्तर पर कार्य किए हैं। कल माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से हम एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना का शुभारंभ कर रहे हैं, जिसका नाम है पार्थ। पार्थ मतलब पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड हुनर योजना। पार्थ PARTH, पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड हुनर योजना। हम देखते हैं कि प्रदेश का एक बहुत बड़ा युवा का वर्ग पुलिस और आर्मी में भर्ती के लिए प्रयास करता है, पर उसको सही रूप में फिजिकल और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की बहुत दिक्कत होती है। हमारे युवा कल्याण विभाग ने यह निश्चित किया है कि हम संभागीय स्तर पर पहले चरण में इस तरह के पार्थ योजना के अंतर्गत हमारे जो स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उसका उपयोग करने के लिए हमारे युवाओं को प्रेरित करेंगे। जो युवा पुलिस और आर्मी की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनका फिजिकल और उसके साथ साथ बाकी जो उनका एग्जाम की तैयारी है उसको लेकर हम एक प्रॉपर ट्रेनिंग करेंगे और उसका नाम हमने पार्थ योजना किया है, जिसमें हम हर संभागीय मुख्यालय पर इसका प्रथम चरण में केंद्र रखेंगे, जिसके अंतर्गत भारतीय सेना, पुलिस, पैरामिलिट्री में जो रोजगार के अवसर है उसके लिए शारीरिक मानसिक प्रशिक्षण के साथ साथ जो परीक्षा का
गाइडेंस होता है वो भी वहां पर उपलब्ध किया जाएगा। उसके साथ ही देश में माय भारत पोर्टल है जिसका संचालन केंद्रीय युवा और खेल विभाग करता है। हम उसके साथ सिंक्रोनाइज करके, उसके साथ सिंक करके हमारा एक मध्य प्रदेश का भी मेरा युवा एमपी पोर्टल की शुरुआत कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हम मध्य प्रदेश के युवाओं को उसमें रजिस्टर करके इस तरह की हर तरह की जो जानकारी है वो भी उपलब्ध कराएंगे और उनको मध्य प्रदेश में हर स्तर पर हमारे साथ जोड़ेंगे। मध्य प्रदेश में मतदाताओं की संख्या में 4,97,404 की बढ़ोतरी हुई है। प्रदेश में अब कुल मतदाताओं की संख्या 5,70,92,366 है। यह जानकारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुखवीर सिंह ने सोमवार को निर्वाचन सदन भोपाल में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के संबंध में जानकारी दी। इस दौरान मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को मतदाता सूचियां प्रदान की गईं। प्रदेश में कुल 230 विधानसभा क्षेत्र और 65,014 मतदान केंद्र हैं। प्रदेश में 2,92,75,140 पुरुष मतदाता हैं। वहीं महिला मतदाताओं की संख्या 2,77,17,016 है। प्रदेश में थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या 1,210 है। और गणतंत्र दिवस के मौके पर नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में होने वाले एट होम कार्यक्रम में प्रदेश के किसान वीरेंद्र सिंह पटेल को आमंत्रण मिला है। वीरेंद्र ने इस आमंत्रण मिलने पर खुशी जाहिर की और डाक विभाग को भी सही समय पर आमंत्रण उपलब्ध कराने पर धन्यवाद दिया। आपको बता दें कि इंदौर के वीरेंद्र सिंह पटेल पीएम उन्नत कृषक योजना के लाभार्थी हैं। आज मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि माननीय राष्ट्रपति महोदया के कार्यालय से 26 जनवरी के एड होम रिसेप्शन के लिए मुझे निमंत्रण प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं भारतीय डाक विभाग का भी बहुत आभारी हूं कि उन्होंने सही सलामत और सही समय पर मुझे ये पत्र पहुंचाया था। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची का संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025 के अंतर्गत स्टैंडिंग कमेटी की बैठक रायसेन जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में हुई। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा फोटो निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन किया गया और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बताया कि सभी के प्रयासों से जिले के जेंडर रेशियो और ईपी रेशियो में वृद्धि हुई है। उन्होंने बताया कि 29 अक्टूबर 2024 की स्थिति में जिले का ईपी रेशियो 64.92% था, जो कि अब बढ़कर 65.79% हो गया है। इसी प्रकार जेंडर रेशियो भी 926 से बढ़कर 932 हो गया है। कलेक्टर ने राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों से चर्चा करते हुए बताया कि रायसेन जिले में अंतिम प्रकाशन तक कुल 13,680 मतदाताओं की वृद्धि दर्ज की गई है। प्रारंभिक प्रकाशन किया गया था और अंतिम प्रकाशन कल 6 जनवरी 2025 को हुआ है। इस अवधि में बड़ी संख्या में लोगों ने अपने नाम मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन किए हैं। इसके अलावा नाम विलोपन के और मतदाता सूची में संशोधन की कार्यवाही भी की गई है। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी चर्चा की गई और उनका भी सहयोग रहा है मतदाता सूची में नाम बढ़ने में। और इसके अलावा मीडिया के द्वारा भी प्रचार प्रसार किया गया और इसी का परिणाम है कि जिले में लगभग 13,500 नवीन मतदाता इस अवधि में जुड़े हैं और नवीन मतदाता जुड़ने के साथ साथ लगभग 10,34,000 से अधिक मतदाता रायसेन जिले में हो गए हैं चारों विधानसभाओं में। इस प्रयास के फलस्वरूप जो जिले का जेंडर रेशो था, जो प्रति 1000 महिला मतदाताओं की संख्या, वह भी 926 से बढ़कर 932 हो गया है और इसके अलावा ईपी रेशो में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। मतदाता सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। जो भी मतदाताओं के नाम यदि इसमें छूट गए हो तो वो ऑनलाइन भर सकते हैं। फॉर्म 6 इसके लिए है। इसके अलावा जो अपने बीएलओ हैं, लगभग सभी मतदान केंद्रों में एक बीएलओ है, तो उनसे भी संपर्क कर अपना नाम जोड़ सकते हैं।
और मध्य प्रदेश में मंगलवार से सर्दी का दूसरा दौर शुरू हो गया। राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के अन्य कई जिलों में सुबह से ही बर्फीली हवाएं चल रही हैं। उज्जैन के रामघाट पर सुबह कड़ी ठंड का असर देखने को मिला। मौसम विभाग के मुताबिक 7 जनवरी से दिन रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी। शीतलहर भी चल सकती है। 2 दिन तक ग्वालियर, चंबल और रीवा संभाग में घना कोहरा रहेगा। 12 जनवरी से कुछ जिलों में हल्की बारिश होने का भी अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख में बर्फबारी होने से सर्द हवाएं मध्य प्रदेश में आ रही हैं। सोमवार को 12.6 किलोमीटर की ऊंचाई पर 204 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जेट स्ट्रीम चलती रही। रविवार, सोमवार की रात नौगांव में पारा 8.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मंडला में 8.8 डिग्री, टीकमगढ़ में 9 डिग्री, गुना, शिवपुरी में 9.3 डिग्री, राजगढ़ में 9.4 डिग्री तापमान रहा। और वहीं शिवपुरी जिले में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। कड़ाके की इस ठंड के बीच मंगलवार सुबह 10 बजे तक कोहरा छाया रहा। कोहरे के कारण दृश्यता कम रही, जिसके कारण वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। ठंड और कोहरे के बीच न्यूनतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। रबी सीजन में शिवपुरी जिले में गेहूं, सरसों और चने की फसल बोई गई है। न्यूनतम तापमान में गिरावट और कड़ाके की ठंड के बीच कोहरा छाने के चलते कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने कृषकों को फसलों को पाले से बचाव को लेकर आवश्यक सलाह दी है। शिवपुरी कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक ने बताया कि इस समय ठंड का दौर जारी है, कोहरा भी छाया हुआ है, इसलिए किसान फसलों को पाले से बचाने के लिए खेतों की मेढ़ों के आसपास धुआं करें और आवश्यक उपाय करें। कितने पानी लग गए अभी तक? में 3 पानी लग गया है। हाँ। किसान भाइयों, इस समय मौसम में बदलाव दिख रहे हैं और ये बदलाव की दशा हमारी फसलों पर नुकसान ना पहुंचाए, इसके लिए कुछ मौसम संबंधी सावधानियां आपको रखना चाहिए। खास तौर से फसलों को पाले से बचाने के लिए और शीतलहर से बचाने के लिए खेतों में नमी बनाए रखें और साथ ही जो फसलों में सिंचाई दे सकते हैं उनमें सिंचाई करना चाहिए। और जहाँ तक हो सके किसान भाई खेत के चारों ओर इस तरह के कचरा कूड़ा इकट्ठा करते हैं, उस पर हल्की आग लगाते हैं क्योंकि वहाँ का सूक्ष्म जलवायु में बदलाव हो, क्योंकि वहाँ धुआं होता रहेगा तो इससे भी फसलों को लाभ होता है। और आइए अब देखते हैं प्रदेश के प्रमुख अखबारों की क्या है सुर्खियां। और आज के समाचार पत्रों में क्या कुछ विशेष खबरें प्रकाशित है, इस पर नजर डालते हैं। रुक करते हैं सबसे पहली खबर की। सबसे पहली खबर HMPV से जुड़ी हुई है। HMPV नागपुर में 2 संदिग्ध केस, अब तक 5 बच्चे संक्रमित। केंद्र सरकार ने राज्यों को श्वसन रोगों की निगरानी बढ़ाने की सलाह दी है। यह कदम HMPV के 5 मामलों के भारत में पाए जाने के बाद उठाया गया। मंगलवार को महाराष्ट्र के नागपुर से वायरस के 2 संदिग्ध मामले सामने आए। दोनों मरीजों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। उनके नमूने एम्स नागपुर और पुणे के राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान में भेजे गए हैं। सोमवार को कर्नाटक, तमिलनाडु और गुजरात में 5 बच्चे HMPV संक्रमित मिले थे। और अब रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर की बात की जाए तो एक देश एक चुनाव, आज समिति की पहली बैठक। एक देश एक चुनाव से जुड़े विधेयकों पर संसदीय समिति की पहली बैठक बुधवार को होगी। इसमें विधि और न्याय मंत्रालय के अधिकारी प्रस्तावित कानूनों के प्रावधानों पर समिति के सदस्यों को जानकारी देंगे। भाजपा सांसद PP चौधरी 39 सदस्यीय संयुक्त समिति के अध्यक्ष हैं। समिति में लोकसभा के 27 और राज्यसभा के 12 सदस्य हैं। और अब रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर, हिंदी का नट सम्राट चला गया, ICU में कहा ऐसा नाटक ढूंढ कर लाओ जिसे मैं व्हीलचेयर पर भी कर लूं। हिंदी के नट सम्राट नहीं रहे प्रख्यात रंगकर्मी और मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय के पूर्व निदेशक आलोक चटर्जी का मंगलवार को लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। दमोह में जन्मे 64 वर्षीय चटर्जी भोपाल के एक निजी अस्पताल में भर्ती थे। मल्टी ऑर्गन फेलियर के कारण उनकी सांसें थमी। इससे कला जगत में शोक की लहर है। आलोक अभिनेता इरफान खान के करीबी दोस्त थे। दोनों ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में
1984 से 1987 तक पढ़ाई की। ओमपुरी के बाद गोल्ड मेडल पाने वाले चटर्जी दूसरे रंगकर्मी थे, पर फिल्मों से दूर रहे। अब रुक करते हैं अगली खबर की। अगली खबर सिंहस्थ समीक्षा को लेकर है। मध्य प्रदेश में 2028 में सिंहस्थ होने वाला है। समीक्षा बैठक में सीएम ने दिए निर्देश, प्रयागराज के एआई ड्रोन सर्वे जैसे नवाचार सिंहस्थ में भी लागू होंगे। साल 2028 में उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ के आयोजन के लिए मध्य प्रदेश के अधिकारी हरिद्वार के महाकुंभ में भी जाकर व्यवस्थाओं का भी अध्ययन करेंगे। साथ ही प्रयागराज महाकुंभ के क्राउड मैनेजमेंट और ड्रोन सर्वे जैसे नवाचार उज्जैन में होने वाले आयोजन में लागू किए जाएंगे। साथ ही अब सिंहस्थ से जुड़े निर्माण कार्यों की हर हफ्ते समीक्षा होगी। मंगलवार को उज्जैन महाकुंभ की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ये निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंहस्थ 2028 में उज्जैन और इंदौर संभाग में 2 ज्योतिर्लिंग होने से श्रद्धालुओं का आवागमन तथा धार्मिक गतिविधियां अधिक होगी। दोनों ही संभागों में जारी विभिन्न विभागों के काम समय सीमा में पूरे हों। यह मॉनिटरिंग प्रत्येक 15 दिन में करें। उन्होंने रेलवे से समन्वय के उद्देश्य से विशेष सेल गठित करने के निर्देश दिए। बैठक में शिप्रा नदी में निरंतर जल प्रवाह के लिए संचालित योजना सहित शिप्रा व कान नदी पर प्रस्तावित बैराजों के निर्माण, कान नदी डायवर्जन और घाट निर्माण की अपडेट दी है। और अब रुक करते हैं अगली खबर की। अगली खबर मध्य प्रदेश के मौसम से जुड़ी हुई है। मध्य प्रदेश में मौसम की बात की जाए तो लगातार मौसम बदल रहा है। भोपाल में दूसरा सबसे ठंडा दिन, पारा 6.4 लुढ़का और गिरेगा। पहाड़ों पर बर्फबारी का असर अब देखने को मिल रहा है। बर्फीली हवाओं के कारण दिन और रात के तापमान में गिरावट हुई। मंगलवार को भोपाल में दिन का तापमान 21.4 डिग्री रहा, जो सोमवार के मुकाबले 6.4 डिग्री कम था। यह नए साल का दूसरा सबसे ठंडा दिन रहा। इससे पहले 1 जनवरी को दिन का तापमान 18.4 डिग्री दर्ज किया गया था। इसके अलावा रात का तापमान 9 डिग्री दर्ज किया गया। 24 घंटे में 1.1 डिग्री की कमी आई। सुबह 6:50 पर घना कोहरा छाया रहा। इसकी वजह से दृश्यता 250 मीटर हो गई थी। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को भोपाल में रात के तापमान में 2 डिग्री तक गिरावट की संभावना है। 2 दिन बाद मौसम फिर बदल सकता है, तब तापमान बढ़ने का अनुमान है। और अब बुलेटिन के अंत में देखते हैं मुख्य समाचार एक बार फिर से। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के सर्वांगीण विकास और जन कल्याण के महत्वपूर्ण निर्णयों पर लगी मुहर। स्वामी विवेकानंद जयंती पर प्रदेश में युवा शक्ति मिशन किया जाएगा प्रारंभ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सिंहस्थ 2028 के लिए गठित मंत्रिमंडलीय समिति की ली बैठक। सिंहस्थ की तैयारियों और विकास कार्यों पर चर्चा कर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने भोपाल में प्रेस वार्ता को किया संबोधित। विभाग की पार्थ योजना के शुभारंभ सहित विभिन्न कार्यक्रमों की दी जानकारी। कटनी जिले के राखी पुरैनी गांव में जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से पहुंच रहा है जल। दशकों से पानी की समस्या झेल रहे ग्रामीण का जीवन हुआ आसान, महिलाओं ने जताई खुशी। और उत्तर भारत से आ रही सर्द हवाओं से प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर जारी। शिवपुरी जिले में वैज्ञानिकों ने फसलों को पाले से बचाने के लिए किसानों को दी आवश्यक सलाह। हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमारा अगला बुलेटिन देखें ठीक सुबह 9 बजे। फिलहाल दीजिए अनुमति। नमस्कार।